In continuation with last lecture, today we are going to discuss a very special topic, that is support reaction. Okay, support reaction. बट इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ना 3 चीजों को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से. ओके, सपोर्ट वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सपोर्ट क्या होते हैं वो तो समझना ही है. ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट. ओके, देन सेकेंड जो होगा दैट विल बी टाइप्स ऑफ बीम. एंड थर्ड विल बी टाइप्स ऑफ लोड. ओके, तो ये तीनों टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम लोग फिर से इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का एग्जांपल देखेंगे, जो कि रिलेटेड होगा इन तीनों कॉन्सेप्ट से. अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो सपोर्ट रिएक्शन की प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ सपोर्ट की. ठीक है, तो बेटा अगर सपोज कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दिखे, ठीक है, ऐसा कुछ दिखे, तो ये एक तरह का सपोर्ट है. ओके, या फिर अगर आपको ऐसा कुछ दिखे किसी भी क्वेश्चन में, ये भी एक तरह का सपोर्ट है. और या फिर ऐसा कुछ दिखे तो ये भी एक तरह का सपोर्ट है. इन तीनों तरह के सपोर्ट का कुछ नाम है. इसको हम लोग बोलते हैं रोलर सपोर्ट. इसको क्या बोलते हैं बेटा? रोलर सपोर्ट. इसको बोलते हैं हिंज सपोर्ट, और इसको बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट. इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड सपोर्ट. इन सबकी अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खासियत है इन सबकी. ठीक है, तो अगर आप किसी प्रॉब्लम को मतलब कहने का मतलब ये है, सपोज कल आपने ऐसा कभी देखा होगा, ऐसा कुछ देखा होगा आपने, कभी क्वेश्चन देखा होगा कभी, तो है ना. तो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे एक ऐसा सब कुछ लगा हुआ और कुछ यहाँ पे लगा हुआ. ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज योर हिंज सपोर्ट. ओके, और दिस इज योर रोलर सपोर्ट. ठीक है, अगर सपोज कर लो बेटा आपको कोई ब्रिज बनाना है, ठीक है, तो ये आपका ब्रिज है. ठीक है, इस ब्रिज के ऊपर क्या है? व्हीकल मूव करता है. इस ब्रिज के ऊपर व्हीकल मूव करता है, लेकिन ये ब्रिज जो है हवा में है. ठीक है, तो इस ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए आप पिलर्स लगाते हो यहाँ पे, है ना. यहाँ पिलर्स लगाते हो, ये पिलर्स लगाते हो, तो ये पिलर्स ही क्या कहलाते हैं? सपोर्ट कहे जाते हैं. तो जैसे पिलर सपोर्ट होते हैं ना, वैसे ही आपके ये जो रोलर्स है ना, या हिंज जो है, या फिर ये फिक्स जो है, ये सारे भी सपोर्ट के टाइप्स ही हैं. ठीक है, ये पिलर जो है एक सिंपल सपोर्ट है. ठीक है, तो सिमिलरली ये भी क्या होते हैं? सब किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली हवा में रखने के लिए जो आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो उस ऑब्जेक्ट को, ताकि वो हवा में रह सके, उसे हम लोग सपोर्ट बोलते हैं. और वो सपोर्ट कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं. एक होता है रोलर सपोर्ट, एक होता है हिंज सपोर्ट, एक होता है फिक्स सपोर्ट. सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा रोलर सपोर्ट की. तो रोलर सपोर्ट का अगर एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें, क्योंकि एग्जाम्पल से हमको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आती हैं, तो अगर रोलर सपोर्ट का एग्जाम्पल देखें तो बेटा देखो क्या होता है. अगर आपके पास कार है कोई, आपने देखा होगा ऐसी अगर कोई कार आपके पास है, तो कार जो होती है ना, कार की पूरी बॉडी जो होती है एक व्हील पे लाई करती है. या अगर कार है तो उसकी 4 व्हील्स होती हैं. ठीक है, और यहाँ पे आप बैठे हो तो ऐसे. ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये पूरी बॉडी, यानी आपको हवा में रखने के लिए ये पूरा व्यवस्था किया गया है. ठीक है, ताकि आप सरफेस से ऊपर रहो. तो आप देखो बेटा क्या हो रहा है, इस कार को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है? व्हील्स होता है. अगर व्हील ना हो तो आपका कार सपोर्ट नहीं होगा. कार जो जमीन पे आके चिपक जाए, कभी नहीं चलेगी. तो इस कार को हवा में रखने के लिए ये व्हील्स जो है सपोर्ट का काम करेंगे. तो दीज व्हील्स आर नथिंग बट दे आर एग्जाम्पल ऑफ रोलर सपोर्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ स्केट्स. जब आप स्केट्स चलाते हो तो आप देखते हो ना, आपके पैर के नीचे जो जूता होता है, उस जूते में व्हील्स लगी होती हैं. वो भी व्हील्स जो है एक तरह से रोलर ही हैं. ओके, दे आल्सो एक्ट एज रोलर. ठीक है, अब इस रोलर सपोर्ट की प्रॉपर्टी क्या है जरा देखते हैं, है ना. आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से समझने जा रहे हैं. ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मुझे कोई पुश करता है ऐसे, अगर मैं पीछे चला जाता हूँ तो मैंने उसको कोई रिएक्शन नहीं दिया, है ना. उस बंदे को जिसने मुझे धक्का दिया उसको मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया. मगर अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बोले तो ऑब्वियसली उसने जितना पुश किया मेरे ऊपर, उतना ही मैंने उसके ऊपर भी पुश फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में. बट अगर एक सेंस की बात करें अगर बेटा,
कि अगर मैं अपने मोशन की बात कर रहा हूँ, है ना, मेरा मोशन कैसा हो रहा है, अगर मैं इस पर टाइट होकर ऐसे खड़ा हो जाऊँ और कोई मुझे पुश कर रहा है, दैट मीन्स मैं उसको रिएक्ट कर रहा हूँ, है ना, तो उसका वो फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो है वो एक्शन है, और जब मैं रोक रहा हूँ उसको, दैट इज रिएक्शन, है ना। मैं अपने मोशन को अलाउ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स डायरेक्शन मोशन को अलाउ नहीं कर रहा, मतलब मैं इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे ऊपर ऐसे कोई आके बैठ जाए तो मैं जमीन के अंदर नहीं चला जाऊंगा, ठीक है। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थ सरफेस जो है मुझे मेरे ऊपर एक रिएक्शन दे रही होगी, मैं अर्थ सरफेस पे एक एक्शन दे रहा हूँ, तो अर्थ सरफेस मेरे ऊपर क्या कर रही है, एक रिएक्शन दे रही है, ठीक है। लेकिन देखो जरा इस रोलर के साथ क्या होगा, मैं तीन चीजें देखने जा रहा हूं, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन एंड रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, ओके। मैं तीन चीजों की बात कर रहा हूं। अंडर एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस वी आर गोइंग टू सी थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बताइए था, हम लोग जब कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की बात करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ fx मस्ट बी इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ m मस्ट बी इक्वल्स टू 0। मतलब ये तीन कॉन्सेप्ट हम देखते हैं अगर उसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो, ठीक है। अब देखो बेटा रोलर सपोर्ट के साथ क्या खासियत है, अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे इस सपोर्ट पे, यानी इस ऑब्जेक्ट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, तो क्या ये रोलर सपोर्ट जो है कोई भी रेस्पॉन्स करेगा, क्या ये रोलर सपोर्ट इस कार को मूव नहीं करने देगा अंडर अगेंस्ट दिस फोर्स, बिल्कुल मूव करने देगा, क्योंकि बना ही इसलिए है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करोगे तो ये कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये आगे चला जाएगा, यानी ये फॉरवर्ड मोशन को अपोज नहीं कर रहा है। दिस रोलर सपोर्ट इज नॉट अपोजिंग द फॉरवर्ड मोशन, ओके, यानी कि एक्स डायरेक्शन में मोशन को अपोज नहीं कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मोशन को अपोज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वाई डायरेक्शन बात करें, कोई आके ऐसे इसको पुश करे, तो क्या ये कार जो अर्थ सरफेस के अंदर चली जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे अर्थ सरफेस खड़ा हुआ है, इसके सामने कोई वॉल नहीं थी, इसके सामने कोई वॉल नहीं थी तो इसको अपोज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ अर्थ सरफेस है, तो जब आप इस पे पुश करोगे नीचे की तरफ, तो क्या होगा, ये अर्थ सरफेस जो है इसको रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ, मतलब वाई डायरेक्शन में ये रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर सपोज कर लो कोई बंदा आता है, इसको ऐसे उठा देता है, ऐसे ऐसे वर्टिकली ऐसे उठा देता है, रोटेट कर देता है, तो क्या ये कार रोटेट हो जाएगी, बिल्कुल रोटेट हो जाएगी, ये कार रोटेट हो जाएगी, मतलब ये रोटेशन को भी अपोज नहीं करता है। अगर दूसरे एग्जांपल समझना चाहते हो, अगर आप स्केट से आगे मूव कर रहे हो, सडनली कोई किसी आपको मूव करते हुए कोई होल्ड कर लेता है, तो क्या होगा, आप ऐसे रोल डाउन कर जाते हो, ऐसे रोटेट कर जाते हो, मतलब क्या है कि रोलर सपोर्ट जो है आपको रोटेशन को भी नहीं रोक रहा है। यानी अगर मैं तीन चीजों की बात कर रहा था, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन एंड मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, तो देखो बेटा ये रोलर सपोर्ट जो है ना केवल एक ही चीज को अपोज कर रहा है, वो क्या है, वाई डायरेक्शन में मोशन को नहीं होने दे रहा है, केवल वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं होने दे रहा है, एक्स डायरेक्शन में मोशन को अलाउ कर रहा है और मूवमेंट को भी अलाउ कर रहा है वो। तो अब समझो बेटा, रोलर सपोर्ट जो है केवल एक ही तरह का रिएक्शन देता है, एंड दैट रिएक्शन इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन फिगर में ऐसा चीज दिखे, तो आप उसको हटा के इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे, इसकी जगह पे आप बनाओगे वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। ये सपोज करो पॉइंट ए पे लग रहा है, यहाँ कोई पॉइंट ए है जिसपे आपने सपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो इस पॉइंट ए पे क्या होगा, इस पॉइंट ए पे देयर विल बी अ वर्टिकल रिएक्शन, जिसको मैं बोलूंगा RVA, ओके। तो व्हेनेवर यू फाइंड सच टाइप ऑफ डायग्राम, सच टाइप ऑफ सपोर्ट, you replace this support by a vertical reaction, okay. Similarly अगर हम हिंज सपोर्ट की बात करें, तो जो हिंज सपोर्ट को जब हम रिप्लेस करते हैं बेटा, तो हिंज सपोर्ट रिप्लेस करते समय हम लोग एक वर्टिकल रिएक्शन देते हैं RVA और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देते हैं RHA। सिमिलरली अगर हम फिक्स सपोर्ट को हटाते हैं, तो हम एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देते हैं, सॉरी एक वर्टिकल रिएक्शन देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देते हैं और एक मूवमेंट भी देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या अभी मैं बताता हूँ, ये M हो गया, ये RVA हो गया और ये RHA हो गया। तो फिलहाल आप याद रखो बेटा, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये सब कैसे आया, लेकिन ये आपको क्लियर होगा कि रोलर सपोर्ट जो है केवल वर्टिकल डायरेक्शन रिएक्शन देता है, सो देयर विल बी ओनली अ वर्टिकल रिएक्शन इन प्लेस ऑफ रोलर सपोर्ट, ओके। जब हिंज सपोर्ट लगा हुआ है पॉइंट ए पे, तो जब हिंज सपोर्ट को आप हटाओगे तो यू हैव टू अप्लाई टू फोर्सेस, वन वर्टिकल रिएक्शन एंड वन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। जब आपका रोलर फिक्स सपोर्ट होगा इस पॉइंट पे ए पे, ये पॉइंट ए था आपका, तो यहाँ पे तीन रिएक्शंस आएंगे, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि जब हम रोलर सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि रोलर सपोर्ट केवल वर्टिकल मोशन को अपोज करता है, इसलिए वर्टिकल रिएक्शन आता है। तो इसका मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप ये बोल सकते हो कि हिंज सपोर्ट जो है केवल दो तरह के मोशन को अपोज करता है। वो दो मोशन क्या होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन, एक वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन, यानी कि ये मूवमेंट को अपोज नहीं करता होगा। क्लियर। जब हम फिक्स सपोर्ट की बात करें, तो मैंने यहाँ पे तीन रिएक्शन दिखा रखे हैं, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन को अपोज करेगा,
वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को अपोज करेगा और मूवमेंट को भी अपोज करेगा, तभी 3 तरह के रिएक्शन आए हैं इसकी जगह पे। क्लियर है? अब एक हिंज का एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। आपने अपने घर में दरवाजा देखा होगा, ठीक है? उस दरवाजे को ना सपोज कर लो ये आपका दरवाजे का ये दरवाजा है आपका, ठीक है? इसको उसकी कुंडी पकड़ के आप इधर खींचने की कोशिश करिए, ये दरवाजा बाहर निकल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगा। यानी एक्स डायरेक्शन में वो मोशन नहीं देगा, ठीक है? एक्स डायरेक्शन में मोशन को अपोज कर रहा है। सिमिलरली अगर उसी हैंडल को पकड़ के आप उसको ऊपर की तरफ करो ऐसे दरवाजे को, ठीक है? अगर ऐसे ऊपर करो, ठीक है? एग्जाम्पल लेता हूं मैं, बताता हूं आपको। सपोज करो ये आपका, सपोज दिस इज योर डोर, ओके? आप ये देखो यहाँ पे हिंज, आप देखा ना वहाँ पे जिससे जुड़ा होता है दरवाजा, जिससे जुड़ा होता है उसी को हम हिंज बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसे दरवाजा पकड़ा हुआ है, इसको हिंज में लगा हुआ है। आप जानते हो दरवाजा ओपन क्लोज कैसे होता है? ऐसे ओपन क्लोज होता है ना, ऐसे क्लोज ओपन, ओके? अब अगर आप उसको ऐसे खींचोगे तो एक्स डायरेक्शन मोशन नहीं देगा ये। अगर इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो ऊपर भी ये मोशन नहीं देगा। लेकिन जब इसको रोटेट करना चाहोगे, यू विल स्टार्ट रोटेटिंग इजीली। यानी ये रोटेशन को अपोज नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन को अपोज कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन मोशन को अपोज कर रहा है। इसलिए 2 तरह के रिएक्शन आएंगे, तीसरा रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है? तो जब भी हम हिंज सपोर्ट की बात करेंगे, वी ऑलवेज राइट 2 रिएक्शंस, वन इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज वाई डायरेक्शन एंड अदर इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि ये 2 तरह के मोशन को अपोज करता है हिंज, तीसरे मोशन को अपोज नहीं करता, रोटेशन को अपोज नहीं करता है। लेकिन अगर हम फिक्स सपोर्ट की बात करें, फिक्स सपोर्ट क्या होता है? सपोज कर लो बेटा ये वॉल है, ठीक है? कोई ये वॉल है, सपोज कर लो इस वॉल में आपने एक कील ठोक दी है ना। अब वो कील जो है ना उस वॉल में फिक्स्ड है, ठीक है? तो वो जो सपोर्ट फैलाएगा ना, वो जो वॉल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, उस कील के लिए वॉल सपोर्ट काम कर रहा है। अब देखो बेटा, उस कील को आप बाहर की तरफ खींचो, वो नहीं निकलेगा। उस कील को ऊपर की तरफ ऐसे पुल करो, तब भी नहीं निकलेगा। उस कील को रोटेट करने की कोशिश करो, रोटेट भी नहीं होगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो जो वॉल सपोर्ट आपका है वो हॉरिजॉन्टल मोशन को भी अपोज कर रहा है, वर्टिकल मोशन को भी अपोज कर रहा है और रोटेशन को भी अपोज कर रहा है। दैट मीन्स जब आप फिक्स सपोर्ट को हटाओगे, you will get 3 types of reaction, one in vertical direction, one in horizontal direction and one is rotation. I hope कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो अगर क्लियर अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं समझ में आई चीज़ दोबारा रिपीट करके वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? लेकिन आपको जो मेमोराइज रखना है चीज़ को, जिसको मेमोराइज करना है आपको, वो मेमोराइज क्या करना है? कहीं पे भी आपको रोलर दिखे उसको हटा के, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, तो रोलर को हटा के एक वर्टिकल रिएक्शन दिखाओगे, हिंज को हटा के एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दिखाओगे, और फिक्स को हटा के एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मूवमेंट दिखाओगे। ओके, चलो ये हो गई बात हमारी सपोर्ट्स की। नेक्स्ट जो बात हम करेंगे बेटा, दैट इज बीम। तो बीम, टाइप्स ऑफ बीम बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बीम होता क्या है बेटा। बीम इज नथिंग बट इट इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर which is used to carry vertical loads, which is used to carry vertical loads। तो अगर मैं बोलूं कि बीम जो है ना, something horizontal member, beam is a horizontal member which is used to carry vertical loads। सपोज कर लो ये आपका एक लोड है W1, ये आप हो, ये आपके घर का कोई मेंबर है जिसका वेट W2 है, तो आप इसके ऊपर खड़े हो, लेकिन ये छत हवा में तो रहेगी नहीं, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ चाहिए आपको। तो सपोज कर लो एक सपोर्ट आपने यहाँ पे लगा दिया और एक सपोर्ट आपने यहाँ लगा दिया। ओके, एक तरफ आपने हिंज सपोर्ट लगा रखा है, दूसरी तरफ आपने रोलर सपोर्ट लगा रखा है। ऐसी बीम को हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या बोलते हैं बेटा? सिंपली सपोर्टेड बीम। सच टाइप ऑफ बीम्स on which there is one hinge support and there is one roller support at their ends। यानी इस बीम के एक एंड पे, जिसको मैं ए बोल रहा हूं, हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, दूसरे एंड पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, ऐसे बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। ये मैंडेटरी है कि हिंज जो है एक एंड पे होना चाहिए, रोलर दूसरे एंड पे होगा। दोनों तरफ हिंज कब नहीं हो सकता है, कब हो सकता है, दोनों तरफ रोलर क्यों नहीं हो सकता, वो सब मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन ये सिंपल सपोर्ट बीम है। ऐसा बीम जिसके एक एंड पे हिंज लगा हो, दूसरे एंड पे रोलर लगा हो, ऐसे बीम को हम लोग सिंपल सपोर्ट बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऐसा बीम जिसके एक एंड पे हिंज लगा हो और दूसरे एंड पे नहीं, कहीं पहले रोलर लग जाए, ठीक है, या फिर और इस एंड पे हिंज लगा हुआ है, यहां पे रोलर लगा हुआ है, या फिर यहां पे हिंज लगा हुआ है,
और यहाँ पे रोलर लगा हुआ। ऐसी बीम को हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। क्या बोलते हैं बेटा? ओवरहैंगिंग बीम्स। ये राइट हैंड साइड ओवरहैंग है, ये लेफ्ट हैंड साइड ओवरहैंग है, ये बोथ साइड ओवरहैंग है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे एक लोड है, एक लोड यहाँ पे लगा हुआ है, एक लोड यहाँ लगा हुआ है, एक लोड यहाँ लगा हुआ है, इसमें एक लोड यहाँ लगा हुआ है, एक लोड यहाँ लगा हुआ है, नंबर ऑफ लोड्स कैरी कर सकता है। तो ऐसी बीम को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहैंगिंग बीम्स बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पे केवल दो सपोर्ट्स हो, एक हिंज हो, एक रोलर हो, और उसका कुछ न कुछ पार्ट ओवरहैंग कर रहा हो। ठीक है, यानी इस रोलर को इधर खींच के ले आए तो ये ओवरहैंगिंग बीम हो गया। सिमिलरली इस हिंज को खींच के इधर ले आए तो ये भी क्या हो गया? ओवरहैंगिंग बीम हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ओवरहैंगिंग बीम के ही टाइप्स हैं। ये राइट हैंड साइड ओवरहैंग है, ये लेफ्ट हैंड साइड ओवरहैंग है, ये बोथ साइड ओवरहैंग है। क्लियर? नेक्स्ट बीम जो हमको पढ़ना है दैट इज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के क्या होता है? एक एंड पे फिक्स सपोर्ट लगा होता है और दूसरा एंड जो होता है फ्री होता है। सपोज कर लो यहाँ पे एक लोड है W1, यहाँ पे एक है W2, ऐसे ही कई सारे लोड्स हो सकते हैं उसके ऊपर। तो ऐसा बीम जहां पे केवल एक सपोर्ट लग रहा हो, द नेचर ऑफ दैट सपोर्ट इज नथिंग बट फिक्स सपोर्ट, देन दैट टाइप ऑफ बीम इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। सो दिस बीम इज कैंटिलीवर बीम। ओके, तो आपने देखा तीन तरह के बीम्स मैंने बात करी। ऐसा बीम जिसके एक एंड पे हिंज लगा हो, दूसरे पे रोलर लगा हो, उसको सिंपली सपोर्टेड। ऐसा बीम जिसपे एक जहां पे एक हिंज और एक रोलर हो लेकिन कुछ पार्ट बीम का जो है ओवरहैंग कर रहा हो, यानी कि सपोर्ट के आगे तक बढ़ा हुआ हो। कुछ पार्ट या वो वन साइडेड हो सकता है या फिर बोथ साइडेड हो सकता है। ठीक है, ऐसे बीम को हम लोग ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। और ऐसा बीम जहां पे केवल एक एंड पे फिक्स सपोर्ट लगा होता है, दूसरा एंड फ्री होता है, ऐसे बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। और ये तीनों बीम जो होते हैं ना, एक तरह से होते हैं, ये क्लासिफाई किए गए हैं। ये बीम नंबर 1, बीम नंबर 2 एंड बीम नंबर 3। दीज बीम्स आर नोन एज स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। ओके, और यही आपके सिलेबस में है। यही तीन तरह की बीम्स जो है आपको पढ़नी है, क्योंकि दीज आर द बीम्स व्हिच कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स जो हमने पढ़ा है। इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स हमने क्या पढ़ा है? समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ m अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। तो इन तीनों इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स को यूज करके हम इन्हीं तीन तरह की बीम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या है? इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज बीम्स देयर आर सम बीम्स व्हिच आर नोन एज statically indeterminate beams. There are some beams which are known as statically indeterminate beams. Statically indeterminate मतलब ऐसे beams जिनको इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स यूज करके सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसका एग्जांपल मैं बताता हूं। सबसे पहला, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड बीम। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड बीम। ऐसा बीम जिसके एक एंड पे फिक्स सपोर्ट हो, दूसरे एंड पे भी फिक्स सपोर्ट हो, ऐसी बीम को हम फिक्स्ड बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड बीम। सेकेंड टाइप ऑफ बीम इज कंटिन्यूअस बीम, जहां पे दो से ज्यादा सपोर्ट्स आ जाएं, जहां पे दो से ज्यादा सपोर्ट्स आ जाएं, हिंज या रोलर। सपोर्ट का नेचर क्या होना चाहिए? इधर हिंज और रोलर। तो देखो यहाँ पे तीन सपोर्ट हैं, तो दिस इज कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम। ओके, यहाँ पे भी सपोर्ट आ सकता है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट आ सकता है। ओके, दिस बीम इज नोन एज कंटिन्यूअस बीम, क्योंकि सपोर्ट जो है एक दो से ज्यादा है। ठीक है, एंड थर्ड टाइप ऑफ बीम विच इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम इज नोन एज प्रोप्ड कैंटिलीवर। ठीक है, ये कैंटिलीवर होता है, और कैंटिलीवर के फ्री एंड जो होता था, कैंटिलीवर का फ्री एंड जो था, वहां पे हम लोग एक रोलर सपोर्ट लगा देते हैं या सिंपल सपोर्ट लगा देंगे। तो ऐसी बीम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप्ड कैंटिलीवर बोलते हैं। प्रोप्ड कैंटिलीवर। और ये तीनों तरह की बीम जो हैं दे आर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट टाइप्स ऑफ बीम। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं बेटा कि क्यों हम इनको स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बोलते हैं और क्यों पहले वाली तीन बीम को हम लोग स्टैटिकली डिटरमिनेट बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्यों उनको स्टैटिकली डिटरमिनेट बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम इज नथिंग बट अ हिंज सपोर्ट एंड अ रोलर सपोर्ट। ओके, When you draw the free body diagram of this beam, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको, इस बीम को इसके सराउंडिंग से अलग करना पड़ेगा। तो सराउंडिंग इसका क्या है? ये रोलर्स है, ये रोलर है और ये हिंज है। तो मैंने रोलर और हिंज को हटा दिया, लेकिन मैंने अभी बताया आपको इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में कि अगर आप हिंज को हटाओगे तो इसकी जगह पे दो रिएक्शन लिखोगे। देयर विल बी अ रिएक्शन RVA एंड देयर विल बी अनदर रिएक्शन RHA। ओके, और जब रोलर को हटाओगे वी हैव टू रिप्लेस विद
अ वर्टिकल रिएक्शन जिसको मैं बोल रहा हूँ RVB, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अब इस पे डिफरेंट लोड्स हो सकते हैं, कई किसी तरह लोड होता है, लोड के बारे में बात करेंगे हम। तो लेकिन देखो बेटा इस बीम पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, आप देख पा रहे हो 2 अननोन यहाँ पे है और तीसरा अननोन यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल्स टू 3 और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होती हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल्स टू 3। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशन 3 क्यों, एक है समेशन fx0, दूसरी है समेशन fy0 एंड तीसरी है समेशन ऑफ m इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स कितनी है, 3 इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स हैं आपके पास, 3 अननोन हैं। तो हम क्या करेंगे, उन तीनों अननोन्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैटिकली डिटरमिनेट, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम जो है वो स्टैटिकली डिटरमिनेट है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, ओवरहैंगिंग बीम की बात करूं, तो ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, यहां पे रोलर आ गया मान लो, ठीक है। अब फिर से जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यू विल गेट समथिंग, ये हिंज की जगह पे 2 सपोर्ट आ जाएंगे और इस रोलर की जगह पे एक सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगा। ये मान लो पॉइंट बी है आपका, तो देयर हियर विल बी RVB। अगेन देयर आर 3 रिएक्शंस, 3 अननोन्स RHA, RVA एंड RVB। अपार्ट फ्रॉम ये जो लोड्स होंगे वो आपकी उनकी वैल्यू दी होगी। इस पे जो सपोज को लोड लग रहा होगा 10 न्यूटन का, यहाँ पे लोड लग रहा होगा 20 न्यूटन का, तो ये लोड्स की वैल्यू दी होती है। तो अननोन अल्टीमेटली वही होंगे। जिन रिएक्शन को हटा, जिन सपोर्ट्स को हटा के आप जब रिएक्शन लिखते हो ना, तो वो रिएक्शन ही आपके अननोन होते हैं। ठीक है। तो आपके पास अगेन देखिए एक अननोन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, फिर से 1, 2 और 3। देयरफॉर इट इज स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, यानी ये सारे रिएक्शन जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स यूज करके। देन थर्ड वन वाज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम इज समथिंग लाइक दिस। ओके, सपोज करो यहाँ पे 10 न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पे 20 न्यूटन का लोड लग रहा है इस बीम पे। ठीक है। ये आप खड़े हो या आपका दोस्त खड़ा है। ठीक है। अब बेटा आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसको हटाओगे आप, इसको मान लो पॉइंट ए है, तो क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा जिसको मैं RVA बोलूंगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा जिसको मैं RHA बोलूंगा, और देयर विल बी अ मूवमेंट M। ओके, और ये लोड जो है वो ऐसे ही लगे रहेंगे। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। और इन सारे लोड्स की वैल्यू आपको दी हुई है 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। अब देखिए यहाँ फिर से कितने अननोन्स हैं, 1, 2 एंड 3। अच्छा, ये जो डायरेक्शन मैंने लिया है ना, RVA को ऊपर दिखा रहा हूँ, RHA को हॉरिजॉन्टली इधर दिखा रहा हूँ, मूवमेंट को ऐसे एंटी क्लॉक पे ले रहा हूँ, ये मेरा कन्वेंशन है लेने का। ठीक है, मुझे सॉल्व करने का मेरा तरीका है। आप इस डायरेक्शन को अपोजिट भी कर सकते हो, वो जो जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जो आपने लिया है वो सही है, ये तब ऐसे इस बात पता चलेगा जो वैल्यूज आप निकाल रहे हो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अगर इन सबकी वैल्यूज नेगेटिव आती है, इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन चूज करा है वो उल्टा है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है सॉल्व करने के बाद, तो इसका मतलब जो आपने लिया है वो सही है। पॉजिटिव आ रही है तो सही है, नेगेटिव आ रही है इसका मतलब जो आपने अज्यूम किया उसका उल्टा रिएक्शन लगेगा इसको। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर है। यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशंस, 3 अननोन, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टैटिकली डिटरमिनेट प्रॉब्लम कह रहे हैं। ठीक है, बट अब आते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम जिनका मैंने एग्जांपल बताया था, सबसे पहला क्या था, फिक्स्ड बीम था। फर्स्ट वन वाज फिक्स्ड बीम। दिस इज योर फिक्स्ड बीम। व्हेन यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बीम, आपने क्या करा, इस फिक्स सपोर्ट को हटाया तो क्या होगा, देयर विल बी अ वर्टिकल रिएक्शन RVA, देयर विल बी अ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RHA एंड देयर विल बी अ मूवमेंट M। ओके, यहाँ पे क्या होगा बेटा, देयर विल बी अ रिएक्शन RVB, देयर विल बी अ रिएक्शन RHB एंड देयर विल बी अ मूवमेंट M डैश। ओके, अब देखिए यहाँ कितने अननोन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ अननोन्स आर 6, but number of equations are 3. You cannot solve this problem using equations of statics only. You have to use some compatibility conditions to solve such type of problems. Okay, तो केवल equations of statics यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, जो कि 3 है, अननोन्स कितने हैं, 6 है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वन वाज नेक्स्ट वन वाज कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में क्या था, एक सपोर्ट यहाँ लगा हुआ है, एक सपोर्ट यहाँ लगा हुआ है और एक सपोर्ट मान लो यहाँ पर लगा हुआ है। 2 से ज्यादा होने चाहिए सपोर्ट, मैंने 3 लगा दिए, मिनिमम लगा दिए 3। तो क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। यू विल गेट अ वर्टिकल रिएक्शन RVA, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C एंड RHA। हिंज को हटाया तो 2 रिएक्शन आए, रोलर को हटाएंगे तो देयर विल बी अ रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन RVB, फिर यहाँ पे भी रोलर को हटाया, देयर विल बी अ वर्टिकल रिएक्शन RVC। आप देख पा रहे हो 1, 2, 3, 4 अननोन्स हैं इस पर्टिकुलर FBD में, और इक्वेशंस कितनी हैं, 3।
therefore this problem cannot be solved using only equations of statics. And the last one was propped cantilever. Last one was propped cantilever. Okay, propped cantilever is nothing but a cantilever beam supported by a prop, something like this. Okay, if you draw the free body diagram, in place of this support there will be three reactions, RVA, RHA and a movement. Okay, in place of this support there will be a vertical reaction RVB. Suppose this point is B, this point is A. Again see, there are four reactions, 1, 2, 3 and this one fourth M. Okay, there are four reactions but number of equations are again 3. So this cannot be solved using equations of static. So this type of problem is also known as statically indeterminate problems. Yeah, this type of beam is also known as statically indeterminate beam. So बेटा देखो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक हमने डिस्कस किया कि कितने तरह के सपोर्ट होते हैं, बेस्ड ऑन कौन सा सपोर्ट किस पोजीशन पे कैसे लगा हुआ किसी पर्टिकुलर बीम को सपोर्ट करने के लिए। बीम्स हमने क्लासिफाई किया, हमने बोला कि दो तरह की बीम्स होती हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम वो होती हैं जिनको इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। एग्जांपल मैंने क्या बताया, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में तीन तरह के हो सकते हैं, वन साइड ओवरहैंग, बोथ साइड ओवरहैंग, वन साइड में लेफ्ट हैंड ओवरहैंग, राइट हैंड ओवरहैंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या थे स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम से। सिमिलरली स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हमने डिस्कस किया, दोज आर व्हाट, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम एंड प्रॉप्ड कैंटिलीवर। इनको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स जो यहाँ पे आ रहे थे दे आर ग्रेटर देन 3 और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, 3 हैं। तो लेस नंबर ऑफ इक्वेशंस, मोर नंबर ऑफ अननोन्स, सो वी कैन नॉट सॉल्व, वी कैन नॉट गेट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दोज रिएक्शंस। ओके, सो दोज टाइप ऑफ बीम्स आर नोन एज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स। आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अगर इतनी बात क्लियर है बेटा, तो अब मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ लोड। We are going to discuss types of load. Again, जैसे कि तीन तरह का मैंने आपको सपोर्ट बताया था, तीन तरीके का बीम बताया था, सिमिलरली तीन तरीके का लोड भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला लोड जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट लोड। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट लोड। सेकेंड वन इज यूडीएल एंड थर्ड वन इज यूवीएल। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं बेटा, लेते हैं एग्जांपल सिंपली सपोर्टेड बीम का। देयर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम समथिंग लाइक दिस। ओके, द लेंथ ऑफ द बीम इज L, लेंथ ऑफ द बीम इज L मीटर। ओके, अब देखो बेटा, अगर सपोज करो इस बीम पे कोई एक ऐसा पॉइंट है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। क्या लग रहा है, एक कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है W1 का। इसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। यानी कि अगर लोड जो है ना, सपोज कर लो मैं अगर यहाँ पे पिन करूँ ऐसे, मैं अपने फिंगर से अपने यहाँ पे पिन कर रहा हूँ ऐसे, तो ये जो लोड लग रहा है पॉइंट लोड है। ठीक है, अगर मैं ऐसे इस पे पिन कर रहा हूँ, दिस इज पॉइंट लोड, दिस पॉइंट लोड, क्योंकि ये लोड जो लग रहा है ये पॉइंट पे लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसी फिंगर पाम पे ऐसे पुश करूं, तो देखो ये पॉइंट लोड नहीं, ये जो लोड मैं लगा रहा हूं दैट लोड इज नॉट एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये पूरे सरफेस पे लग रहा है, इस पूरे पाम पे लग रहा है, तो पॉइंट लोड नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। पॉइंट लोड क्या होता है, एनी लोड विच एक्ट्स एट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पॉइंट लोड। ओके, आई होप पॉइंट लोड क्लियर है आपको। देखो एक पॉइंट लगा हुआ है। देन नेक्स्ट वन इज यूडीएल। व्हाट डू मीन बाय यूडीएल? अभी देखो इसी पाम पे जो मैंने ऐसे फोर्स लगाया था, ये पॉइंट लोड मैं बोल रहा था, लेकिन अगर इसी लोड को मैं ऐसे अप्लाई करूं, तो देखो पूरे पाम पे ये यूनिफॉर्म लोड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि पाम के सारे पॉइंट पे बराबर लोड लगना चाहिए। इसको दूसरे तरीके से जरा समझते हैं एग्जाम्पल। सपोज कर लो मैं आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, या फिर मैं जिस कमरे में खड़ा हुआ हूँ, उसमें पानी भर दिया जाए, दरवाजा बंद करके पानी भर दिया जाए, तो आप समझ पा रहे होगे ना कि अगर फ्लैट सरफेस है तो हर जगह पे जो हाइट ऑफ वाटर होगा वो सेम होगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द प्रोपोर्शन जहाँ तक वो फैला हुआ है, तो आपको पता है वेट ऑफ वाटर विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो बराबर वाटर सारे रूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे लोड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, जहाँ पे सारा लोड, जो सारे पोर्शन पे लोड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और वो भी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो।
यानी पर मी अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे भी W न्यूटन, यहाँ पे भी W न्यूटन, यहाँ पे भी W न्यूटन, हर जगह बराबर लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं यूवीएल की। यूवीएल समझने के लिए क्या समझ सकते हो बेटा, अगर आप एक थाली में, उस कमरे को थाली समझते हो, थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर अपने घर में एक थाली लो आप, उसमें पानी को भर दो, ठीक है, गहरी थाली होनी चाहिए थोड़ी सी। अब उसको थोड़ा सा थाली को ना ऐसे टिल्ट करो, टिल्ट करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा जिधर टिल्टेड है उधर वाटर ज़्यादा हो जाएगा, जिधर टिल्टेड नहीं है, सॉरी जिधर की तरफ यानी कि आप ऐसे स्लोप बना रखे हो अगर वाटर का, उस थाली का, तो इधर की तरफ वाटर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर कम होगा। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि सपोज कर लो ये आपका फ्रंट व्यू है थाली का आपके, ठीक है, आपने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया है ना, ऐसे उठा दिया इसको, आप देखो पानी जो भरा होगा ना ऐसे कुछ भर जाएगा, यानी इधर वाले पोर्शन पे ज़्यादा पानी आएगा, इधर वाले पोर्शन पे कम पानी आएगा। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी इस प्लेट पे जो लोड आएगा यहाँ सबसे कम होगा, यहाँ उससे ज़्यादा होगा, यहाँ उससे ज़्यादा होगा, यहाँ उससे ज़्यादा होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जब ये फ्लैट था ऐसे, जब वाटर ऐसे फील्ड था, तो आप देखो हर जगह वाटर का लोड सेम था, यहाँ पे भी उतना ही लोड था, यहाँ पे भी लोड उतना था, यहाँ पे भी लोड इतना, यहाँ पे भी उतना। यानी कि जब ये हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, जब हल्का सा आपने टिल्ट कर दिया तो क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। यानी कि जब भी आप रेक्टेंगुलर सेक देखोगे कहीं पे, तो दैट विल बी द यूडीएल, यानी रेक्टेंगुलर लोड लग रहा है तो दैट विल बी यूडीएल। और जब भी आप ट्रायंगुलर लोड देखोगे तो दैट विल बी यूवीएल। रेक्टेंगुलर लोड विल बी यूडीएल, ट्रायंगुलर लोड विल बी यूवीएल। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है, अगर मैं पूछूं आपसे कि ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे आप क्या कहोगे, इस पॉइंट ए से लेके बी तक यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ऐसे, ऐसा लोड है, तो आप क्या कहोगे, पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक यूवीएल लगा हुआ है, यहां से यहां तक यूडीएल है और यहां से यहां तक यूवीएल है। लेकिन यूडीएल और यूवीएल, जैसा कि पॉइंट लोड को हम लोग W न्यूटन से दिखाते थे, क्या बोलते हैं, W न्यूटन का लोड लग रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे जब यूडीएल यूवीएल होता है ना, तो पर यूनिट लेंथ पे दिया होता है, तो बोला जाता है कि W न्यूटन पर मीटर लग रहा है, ठीक है। W मतलब एक मीटर में W लग रहा है, दूसरे मीटर में भी W लग रहा है, तीसरे मीटर में W लग रहा है, चौथे मीटर में भी W लग रहा है, यानी कि न्यूटन पर मीटर आपको इंटेंसिटी दी होती है यहाँ पे। सिमिलरली यूवीएल के केस में भी क्या बताएगा, W न्यूटन पर मीटर देगा, यानी पर मीटर जो है लोड कैसे वेरी कर रहा है वो यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है कि पॉइंट लोड कैसे दिखता है, यूडीएल कैसा दिखता है और यूवीएल कैसा दिखता है। लेकिन सपोर्ट रिएक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बेटा आपको यूडीएल और यूवीएल को पॉइंट लोड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूडीएल और यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिना कन्वर्ट किया प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा यूडीएल को और यूवीएल को कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। देखो बेटा, सपोज कर लो ये आपकी बीम थी, यहाँ पे ऐसे लोड लग रहा था, तो अभी मैंने बताया ये कैसा लोड है, दिस लोड इज यूडीएल, और कितने मीटर पे लग रहा है, L मीटर पे लग रहा है, L मीटर पे, और इसकी इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, W न्यूटन पर मीटर दी हुई है। ओके, तो ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B था, A से B तक ये यूडीएल है। तो अगर आप इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो बेटा ना, तो फिर से A से B तक बीम बना लो आप। आपको पता है रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, यू नो, सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल इज समवेयर हियर। तो अगर आप इसको हटा के पॉइंट लोड बनाना चाहोगे तो पॉइंट लोड कहां पे आएगा, मिड में आएगा, इसका इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट कहां आएगा, मिड में आएगा, ठीक है। तो ये जो यूडीएल है वो जब पॉइंट लोड में बदलेगा तो यहाँ बीचों बीच आएगा, मतलब L/2 पे यहां से और L/2 पे यहां से, और कितना होगा, जितना ये एरिया है। तो कितना एरिया होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितनी है W, लेंथ कितनी है L, तो कितना हो जाएगा W इंटू L। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि न्यूटन पर मीटर और मल्टीप्लाइड बाय मीटर यू विल गेट न्यूटन। तो जब भी आपको यूडीएल मिले तो आप उसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके बीचों बीच एक पॉइंट लोड बनाओगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, W इंटू L, जितने स्पैन पे लग रहा है वो स्पैन मल्टीप्लाइड बाय द इंटेंसिटी, इट विल बी WL, और कहाँ पे लगेगा, उस स्पैन के हाफ पे, यानी L/2 इधर से और L/2 इधर से। आई होप कि पॉइंट यूडीएल को आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूवीएल की। ओके, सपोज कर लो आपके पास ऐसा लोड दिया हुआ है, दिस इज योर यूवीएल, ओके, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये मैंने A और B बना लिया, ओके। अब जैसे मैंने यहाँ पे एरिया निकाला था ना टोटल लोड निकालने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी हमें एरिया निकालना पड़ेगा टोटल लोड निकालने के लिए।
या फिर इसका दूसरा एरिया निकालो, क्या आएगा, दिस इज एल एंड दिस इज डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। तो अगर एरिया निकालोगे क्या होगा बेटा, दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू एल बाई टू। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे यूवीएल में डब्ल्यू था और ये एल था, वैसे यहाँ पे भी ये डब्ल्यू है, यहाँ पे एल है, लेकिन इसका जो पॉइंट लोड में आएगा वैल्यू दैट विल बी डब्ल्यू इंटू एल, और यहाँ पे जो पॉइंट लोड इसकी जगह पे आएगा दैट विल बी डब्ल्यू एल बाई टू। हाफ क्यों हुआ जरा देखो, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, ये ट्राइंगल था, ट्राइंगल को अगर मैं रेक्टेंगल में बना दूं ऐसा, तो देखो फिर से ये भी यूडीएल की तरह दिखने लगा, क्या है, रेक्टेंगल दिखने लगा, लेकिन इतना पोर्शन जो है ना ये नहीं है इसके पास। यानी कि अगर ये डब्ल्यू एल पूरा है तो ऐसा कुछ है क्या, ये दो पार्ट में है, डब्ल्यू एल ऊपर, डब्ल्यू एल बाई टू ऊपर होगा, डब्ल्यू एल बाई टू नीचे होगा, लेकिन डब्ल्यू एल बाई टू ऊपर वाला पार्ट है ही नहीं इसके पास, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा। तो जब भी हम यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा तो क्या होगा, डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा, लेकिन वो कहाँ लगेगा वो जरा बताते हैं। दिस विल बी डब्ल्यू एल बाई टू, ये डब्ल्यू और ये एल, तो लोड क्या होगा, पॉइंट लोड इसी जो लगाएंगे दैट विल बी डब्ल्यू एल बाई टू। ओके, लेकिन कितनी दूरी पर लगेगा ये समझने के लिए फिर से आपको ट्राइंगल का सेंट्रॉइड पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो जो हम लोग सेंट्रॉइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कैसे आया, लेकिन आप याद रखो फिलहाल ये जो वर्टिकल हाइट होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर है वहां से l बाई 3 डिस्टेंस पे होता है इसका सेंट्रॉइड, वहां से l बाई 3 डिस्टेंस पे। तो अगर यहाँ से l बाई 3 तो यहाँ से कितना डिस्टेंस, 2l बाई 3, l माइनस l बाई 3 2l बाई 3, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी l बाई 3 और यहाँ से डिस्टेंस जो होगा वो 2l बाई 3 होगा। ओके, तो आप होप कि आपको क्लियर है। पॉइंट लोड को तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो पॉइंट लोड है, लेकिन यूवीएल को सॉरी यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे, यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जरा, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा जहां पे ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो देखो बेटा, सपोज कर लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपके पास, ओके, देयर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम समथिंग लाइक दिस, okay, and there is a UDL over here, there is a UDL over here, okay, there is a UDL over here, and there is a UVL over here, there is a UVL over here, something like this. इसकी इंटेंसिटी जो दी हुई है दैट इज 10 न्यूटन पर मीटर, इसकी इंटेंसिटी जो दी है ये 20 न्यूटन पर मीटर दी हुई। दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर्स। ओके, आपको बताना है अभी फिलहाल इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, फिर मैं इस पर अप्लाई करूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है समेशन एफ एक्स जीरो। देखो बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनेगा। सबसे पहले इस सपोर्ट को जब हटाएंगे तो दो रिएक्शन आएंगे, मैंने बताया था, वन विल बी वर्टिकल रिएक्शन RVA एंड वन विल बी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RHA। आई होप ये क्लियर है। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C। ओके, अब देखिए बेटा इस पॉइंट C पे जो कि रोलर सपोर्ट लगा हुआ है इसको जब हम हटाएंगे तो देयर विल बी अ वर्टिकल रिएक्शन ओनली, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है। तो क्या हो जाएगा RVC। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा। मैं बी पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट बी। तो ए से बी के बीच में लेंथ कितनी है 4 मीटर, इस यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है 10 न्यूटन पर मीटर। तो इसकी जगह पे जो पॉइंट लोड आएगा वो कहाँ आएगा पहले ये बताओ। जब यूडीएल को हम हटाते हैं तो उसकी जगह वो पॉइंट लोड जो आता है इसके बीचों बीच आता है, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, यानी यहाँ से 2 मीटर और यहाँ से 2 मीटर। तो आप यहाँ बना दो, देयर विल बी अ पॉइंट लोड at a distance of 2 meter from here and 2 meter from here. What will be the value of that point load? मैंने बताया था W into L होता है। UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो क्या होगा, जितने लेंथ पे लग रहा है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लोड, यानी 4 into 10 you will get 40 न्यूटन। आई होप ये क्लियर है आपको। अब बात करते हैं जरा इस UVL को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो बेटा जब UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे, मैंने बोला था कितना होगा, हाफ इंटू W मतलब 20 into L मतलब 6 WL by 2। तो दिस विल बी योर व्हाट 6 to the 120 by 2 मतलब 60 न्यूटन्स। ओके, दिस विल बी 60 न्यूटन्स। लेकिन ये 60 न्यूटन कहाँ लगेगा, मैंने बोला था ना
परपेंडिकुलर से l/3 पे, और टोटल l कितना है 6 है, l इज नथिंग बट 6, सो l/3 विल बी व्हाट 2 मीटर्स। मतलब यहां से पॉइंट बी से जहां पे परपेंडिकुलर है यहां से ये l/3 डिस्टेंस पे लगेगा, मतलब ये जो है यहां पे लगेगा कितने डिस्टेंस पे 2 मीटर पे। जब ये 2 हो गया तो ये कितना बचेगा 4 मीटर, और इसकी वैल्यू कितनी है, दिस वन वाज 6 मीटर्स, इट्स वैल्यू विल बी 60 न्यूटन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया, कन्वर्जन ऑफ यूवीएल एंड यूडीएल आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है जरा उसको देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन हमारे पास जो है दैट इज समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0। तो आप देखो इस पूरे बीम पे दो ही तरह के फोर्स लग रहे हैं, या तो वो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जरा देखिए कितने फोर्सेस लग रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप देख पा रहे हो कि एक ही फोर्स है RHA, देयरफॉर RHA प्लस व्हाट, प्लस नथिंग, कुछ भी नहीं है, यानी सबका सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0 अगर इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रहना है तो। इफ दिस बीम इज टू बी इन इक्विलिब्रियम then all the forces acting along sum of all the forces acting along x axis must be equal to 0। तो बताइए केवल RHA है तो क्या RHA 0 हो जाएगा क्या, यानी एक रिएक्शन जो हमने फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हमारी, ये दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वाज सेकंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जब सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो हमको क्या देखना बेटा, वर्टिकल फोर्सेस को देखना है। अपवर्ड फोर्सेस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा बताइए, RVA प्लस RVB दोनों ऊपर की तरफ इसलिए पॉजिटिव, माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ 60 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 40 भी नीचे लग रहा है 60 भी नीचे लग रहा है, दैट मीन्स RVA प्लस RVB इक्वल्स टू 100। ये सपोज करो एक इक्वेशन मिल गया आपको, ठीक है। देन लास्ट जो इक्वेशन हमें यूज करना है दैट इज समेशन ऑफ m अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ m अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। अबाउट एनी पॉइंट कहने का मतलब है आप या तो a के अबाउट मूवमेंट ले सकते हो, या तो b के अबाउट ले सकते हो, या c के अबाउट ले सकते हो, या फिर इस बीम पे कोई भी पॉइंट हो उसके अबाउट ले सकते हो। ओके, या फिर इसके बाहर भी कोई फोर्स उसके अबाउट भी ले सकते हो, इसके बाहर भी कोई पॉइंट हो उसके अबाउट मूवमेंट ले सकते हो, सबके अबाउट मूवमेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मूवमेंट उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स पास हो रहे होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पॉइंट ए ऐसा पॉइंट है जहां से 2 अननोन्स पास हो रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था पिछली क्लास में आपको, इफ एनी फोर्स पासिस थ्रू द सेम पॉइंट अबाउट विच मूवमेंट इज बीइंग टेकन देन द मूवमेंट ड्यू टू दैट फोर्स विल बी 0। कहने का मतलब बेटा क्या है, अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लेना चाहते हो, तो उस फोर्स की वजह से मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखो बेटा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, मैं मूवमेंट किस अबाउट लेने जा रहा हूँ, ए के अबाउट, इन दोनों की वजह से मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसके अलावा बचे कौन से फोर्स, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, इन तीनों की वजह से मूवमेंट ले लो ए के अबाउट। जब ए के अबाउट मूवमेंट लेना तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस भी ए से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला फोर्स जो दिख रहा है वो क्या है, 40 न्यूटन है। कितने डिस्टेंस पे है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इसके लाइन ऑफ एक्शन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 2, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है। तो क्या लिखेंगे, 40 इंटू 2, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये कैसा मूवमेंट देगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। ओके, दिस विल गिव यू क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ए। देन नेक्स्ट फोर्स इज 60 न्यूटन, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, यू विल गेट 60 इंटू व्हाट, एट व्हाट डिस्टेंस, 60 इज एक्टिंग 2 plus 2 plus 2, that means 6 meters. And the last force is RVC. This will give you a anti-clockwise reaction. That means minus of RVC into what? 4 plus 6. That means 10 into 10 equals to 0. Okay? You solve this problem, you will get RVC equals to 40 into 2. That means 80 plus 60 into 6. 360 और डिवाइडेड बाई 10। ओके, 10 ये RBC उधर जाएगा, 10 से डिवाइड होगा, यू विल गेट समथिंग व्हाट 440 डिवाइडेड बाई 10। ओके, दिस विल गिव यू 44 न्यूटन्स। दैट मीन्स RBC इज नथिंग बट 44 न्यूटन्स। ओके, पुट दिस वैल्यू ऑफ RBC इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर A. Put this RBC in equation number A. You will get RVA equals to
100 माइनस 44 दैट मीन्स 56 न्यूटन।